वॉइस नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा जी वॉइस एकदम जी क्लियर। सर। जी सर। हेलो। अब हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। उनको आनी चाहिए ना जी। सर मुझे भी आ रही है सबको बाकी। आ रही है। ठीक है जी, सुनिए। राज लक्ष्मी जी सुनिए को शायद नहीं आ रही होगी क्योंकि वो अभी बीटीआर है करने नहीं। का नतीजा क्या, बीटीआर करने का तरीका क्या है जी? मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक लगन में 2.25 नक्षत्र है, इससे ज्यादा कोई नक्षत्र नहीं। हम्म। ठीक है जी, 9 चरण है, 9 भागों में बांट सकते हैं, 3 20 का नवांश है, राइट। हम्म। आपको ज्ञात होना चाहिए प्रत्येक महीने सूर्य एक ही राशि को लेकर उदय होता है, हम्म। हम राइट। अब सूर्य जितनी डिग्री सूर्य चलेगा उतनी डिग्री लगन चलेगा। हम्म। ठीक है जी। आपको पता भी लगन में कौन से नक्षत्र में उदय हो रहा है, राइट। अब आपको ये देखना है भी, सबसे पहले भी उसका जन्म जातक का कौन कौन से दिन, महीने के कौन से दिन में और कितने बजे के आसपास हो रहा है। आपको बोला गया, जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ाया था, 2 से लेके सुबह 6 बजे तक। हम्म। आपको ज्ञात होना चाहिए सूर्य उदय का समय क्या है। जब आपको सूर्य उदय का समय याद होगा भी, इस मंथ को सूर्य इतने बजे सूर्य उदय करेगा और इतने बजे अस्त करेगा, पंचांग पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ज्ञात हो जाएगा भी सूर्य इतने बजे उदय होता है और इतने बजे से बोला गया, इसमें तीन ही लगन आएंगे। प्रत्येक लगन का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। फोकस आपका उसमें 9 नक्षत्रों में होना चाहिए। आपको मैंने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर लगा लगा रखा है सबको, राइट। आप पहले देखिए उस बॉडी स्ट्रक्चर से उसके साथ मेल खाती है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर और इत्यादि इत्यादि उसके साथ मेल खा रहे हैं, तो आप फिर उसके एट्रीब्यूट बोलिए लगन के। जब आप लगन के एट्रीब्यूट बोलेंगे, समझो ये लगन फिक्स हो गया। ठीक है ना जी। जब ये लगन फिक्स हो जाएगा, फिर आपने देखना है भी लगन कितने डिग्री चला, ये कितने डिग्री का है। तो आप इमीडिएटली, आपका फोकस होना चाहिए भी, ये 15 तारीख को संक्रांति, 15 16 के पास संक्रांति आती है। तो आज की तारीख कौन सी में बता रहा है वो, 26 की बता रहा है, 27 की बता, इतने डिग्री लगन चल चुका है। तो फिर उसी नक्षत्र को पकड़ लेना आपने उसी समय। जब आप उस नक्षत्र को पकड़ लेंगे तो आपका लगन सिद्ध हो जाएगा। आई समझ कि दोबारा रिपीट करूं जी? दोबारा रिपीट करिए सर, क्योंकि हाँ मेरा नेट नहीं चल रहा आपको था। समझ आई? गीता जी आपको समझ आई? एकदम क्लियर हो गया? इतना माथा पच्ची उससे पूछेंगे पूछेंगे, हम भी बताते हैं, देखो भाई भी तेरा लगन क्या होगा, है ना। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। मैंने उस समय उसलिए नहीं बोली, आपको मेरी मजबूरी पता थी, हम्म। क्योंकि मैंने उसको नहीं बोलना था उसके सामने किसी एक्चुअल के। में केपी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है ना कि इसी तरह से निकालते हैं। नहीं, निकालते तो हैं। तो आप जितना फास्ट होंगे, ठीक हम्म। है जी, फिर आप वो उनको इतनी पता है, कैलकुलेशन आपने करोगे। अब ये पता है क्या है, देखो केपी में हम नक्षत्र के बारे में इतना डीपली नहीं जाते जो वैदिक में जाते हैं, हर नक्षत्र के चरण के बारे में वो समझाया हुआ है। फिर मेरे को वो भी समझाना पड़ता, तो ये नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन हो बात जाती सही है। ये मैं कंफ्यूजन तो हो सबके जाती है। मैंने तो सबके लिए इजी कर दिया। क्योंकि केपी में एक हम नक्षत्र के जो चरण है ये सब चीजें नहीं क्लियर वो करते तो कि आप इस चरण में ये होगा, उस वो चरण में ये होगा। नहीं, आप उसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक इसीलिए है ना ना इस जी। चीज को मैं उस तरीके से केपी में लिया जाता है। आप उस तरीके से पढ़ाते नहीं, पर मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ, हाँ। ताकि आपके पास एक ऐसा टूल आ जाए जिससे आप बहुत इजी चाबी खोलो निकल जाओ। हम्म। आपको क्या है, सुनिए। सब कैमरा ऑन करें पहले जी, कैमरा बंद करके ना कोई नहीं समझ सकता जब तक किसी को फेस टू फेस समझना ना हो, समझे। आपके पास कोई जातक चल के आ रहा है, मान के चलो 30 या 1 तारीख के आसपास, राइट। और सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है। आपको पता है संक्रांति इतने तारीख को लगी थी, इतनी तारीख हो चुकी है, इसका मतलब 15 डिग्री के आसपास सूर्य चल चुका है। और आपको दिल्ली के पंचांग में ये ज्ञात हो जाएगा भी सूर्य इतने डिग्री चला था, राइट। और सूर्य इतनी डिग्री चलागा तो सूर्य का नक्षत्र भी आपको पता चल जाएगा, कौन से चरण कौन सी जगह में होगा सूर्य। अब आपको जब तक आपके पास आ रहा है, अभी वो बता रहा है मेरा 12 बजे से लेके सुबह 6:15 6:30 6:30 बजे तक का जन्म है, जो मेरी माता बता रही है।
तो मेरे को इसका ये सेट करना है, मेरा एक्चुअल समय क्या था, समय किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं भी मेरा समय क्या होगा, और मैं अपनी कुंडली का एग्जैक्ट सिस्टम जानना चाहता हूँ। अब 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मान के चलो तीन तीन लगन घूमेंगे, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। 2 घंटे के आसपास का लगन है, कोई 1 घंटा 24 मिनट का भी है। तो हमने क्या किया, भी वो 3 लगनों को फोकस कर लिया, बाकी सब लगन छोड़ दीजिए। ठीक है जी। जब 3 लगन को फोकस किया तो हमने ज्ञात किया भी इन लगनों के माफिक हमें ये भी पता है इसका डील डॉल बॉडी कैसी होगी। तो पंचांग आपको अच्छे से रीड होना चाहिए। तो हमने उसके प्रकार से, उस बॉडी के हिसाब से, उसके फेस रीडिंग से जो जो लगनों के माफिक बता रखी है, हमने उसको बोला भी भाई तेरी ऐसी 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 नेचर है। तो उसने बोला हाँ मेरी ऐसी नेचर है। हमने नहीं पूछा उससे भी उसका कौन सा इवेंट होना है कौन सा नहीं होना। तो लगन हमने ज्ञात कर लिया भी ये यार ये लगन इस समय का है, और ये भी पता है हमें भी सूर्य इतने डिग्री चल चुका है, तो चरण भी याद हो गए हमें। तो उस नक्षत्र को लेकर हम प्रेडिक्शन करेंगे लगन के माफिक, तो आपका 100% लगन क्लियर हो जाएगी, और आप बहुत जल्दी स्पीड से उसका ज्ञात कर पाओगे इसका समय इसने से आसपास है। अब समय एक्यूरेट कितने बजे का होगा इसको ज्ञात करना है हमने, वो डिग्री से ज्ञात होगा। हम कितनी डिग्री लेके सूर्य चल चुका है, उतनी डिग्री हम भी उसको बोल सकते हैं भी इतनी डिग्री तेरा लगन का मान है। जब हम लगन का मान निकाल सकते हैं तो हमें ये भी ज्ञात होगा भी ये समय सुबह का कितने बजे के आसपास का होगा, तो आप एग्जैक्ट फिगर में चले जाइए। हाथ में क्या करते हैं, सुनिए, हाथ में ये अंगूठा हमें लगन बताता है। ये जो पॉइंट है इसमें साइन पता चलते हैं कौन से साइन से लगन उदय हो रहा है। हथेली क्या कहती है, हथेली आपके स्वभाव को दर्शाती है भी ये स्वभाव इसका जातक का है। अब हाथ में हम कहाँ से, जो सूर्य रेखा है इसमें एक साइन होता है जिससे हमें पता चलता है भी सूर्य इस लगन को लेके उदय हो रहा है। ठीक है जी। तो हम ज्ञात करेंगे इन इन हाथों के इन पोरों से यहाँ तक के डिग्रियों से भी कितने डिग्री सूर्य चल चुका और कौन से खाने में होगा। देन हमें ये पता होगा भी ये सूर्य इस खाने में, इस राशि में, इस जगह पे, इस मंथ में आएगा, तो मंथ तो हम निकालेंगे। लगन तो स्पष्ट कर ही दिया हमने उसका आसपास। बहुत जल्दी आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो आपको भी समझ आने लगेगा ये कैसे चलेगा, ये भागा भाग कैसे है, और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा भी ये इस चीज को, टेक्निक को करते कैसे हैं। काल हम आगे इतना डीप में नहीं जा सकते क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए कम से कम 20-20 50-50 एक नमाज की क्लासें हैं, दशमांश की हैं, वो खेदांश की हैं, वो सब बड़ी बड़ी क्लासें हो जाएगी। उसके लिए पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद देखेंगे। अब हमने कौन सा लगन किया था ये बताइए, लास्ट हमने कौन सा लगन कर लिया था? या कंप्लीट हो गए हमारे लगन? सर वृश्चिक तक हुआ था शायद। मैडम धनु भी कर चुके थे हम, धनु कर चुके हैं मेरे साथ। सर बाकी आप बोलिए। मेरे को कुछ ध्यान नहीं है क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है वृश्चिक तक हुआ। किसी और को याद होगा तो फिर लक्ष्मी जी को पता हो? हाँ बता रहे सर। आपने प्रैक्टिस नहीं की? धनु राशि तक किए हम लोग। धनु लगन तक कर लिया। राशि। शुक्ला जी ने इसको प्रैक्टिस में लिया, जो मैंने आपको लगन लुगन पढ़ा रखे हैं। देन शुक्ला जी ने इसका 100% रिजल्ट लेकर देखा है। आज करेंगे हम मकर लगन, जिसको हम लोग साइलेंट सलेंसर बोलते हैं। ना मकर लगन का कुछ ज्ञात हो पाया है आज क्या तक किसी को। क्या बोलती है सर? हमारी लैंग्वेज में साइलेंट सलेंसर। साइलेंट सलेंसर मतलब कि चुपचाप वाला, हाँ, जिसका पता ही नहीं चल पाएगा। मतलब सिक्रेटिव नेचर बहुत ज्यादा, ऐसा?
हाँ, यस। मकर लगन और कुंभ वृश्चिक लगन का हम कुछ नहीं ज्ञात कर पाएंगे कभी जिंदगी भर। इसको समझने के लिए बहुत समय लगेगा आपको। दोनों ही लोगों मतलब का कि दोनों का ही ऐसे होता है, रहस्य में ही नेचर। आप ये ज्ञात करें भी 8वीं राशि हमारे अष्टम भाव की है और 8वां घर गुप्त का है, राइट। अब मकर राशि में जो मगरा है वो भी किसी को पता ही नहीं चलता कब घात लगा के मारे। ये चीजें कोई नहीं बता पाएगा भी ये इस लगन की अभी तक प्रैक्टिस में आप कितना 8 से बाहर निकल सकते हैं हम, अगर पेन रख दो उससे बाहर नहीं आएंगे। 1 और 10 से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कारण है 10 जो है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 का कोई मान नहीं कर सकता है। अब मकर लगन में क्या है, मकर लगन में कौन सा ग्रह जो कारक बना, कौन सा मारक बना, कौन सा ग्रह इसका पंचमेश है, त्रिकोण, ये सब आप लोग ज्ञात करके बोले। एक जना बोले, एक एक करके बोल दे ताकि मैं भी देखूं आप कितनी प्रैक्टिस करें। मेरे को इतना डीप पढ़ाने का फायदा है। सर चंद्रमा तो इसका मारक हो गया। चंद्रमा कभी मार्केश नहीं बनता, चंद्र और सूर्य कभी मार्केश तत्व वाले नहीं बनते, खराब जरूर करते अच्छा, मतलब इसका मार्केश नहीं बनेगा चंद्र। ना। सर गुरु बना इनका मार्केश, सॉरी सर गुरु बना इनका मार्केश। गुरु तो इसमें बहुत ज्यादा कारक है, मार्क मार्क तत्व भी वही देगा। इसमें योग कारक कौन बना? मंगल। मकर लगन में आपको हाँ ज्ञात मकर है, लगन में। आपको ज्ञात है सर शुक्र एक का राशि, हाँ केंद्र में एक त्रिकोण एक में है ये। राशि हाँ तो मैम एक बार मकर की एक बार वो लगा दीजिए आप प्लीज, कोई ठीक है। वो देख के है ना, फिर इजीली हो जाएगा। सर जी मंगल योग कारक नहीं है क्योंकि एक तो केंद्र में है और एक तो लाभ स्थान में है। नहीं, तो शुक्र बना फिर। जी पंचमेश क्या है इसका, मकर लगन का? शुक्र। शुक्र है। करे अष्टमेय भाव। लगा दिया। शेयर हो रही कुंडली। हाँ हो रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ होगी होगी। शुक्र शुक्र बनाना इसका योग कारक, एक त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है। हाँ जी, सप्तमेश क्या है इसका? कर्क कर्क राशि। सप्तमेश तो चंद्रमा हुआ। हम्म, बुध कैसा है इस कुंडली में? भाग्य स्थान में बुध है। एक बुध देखो की मूल एक त्रिकोण राशि कहाँ है?
मूल त्रिकोण राशि सर इसके भाग्य 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 स्थान स्थान में, में। 9वें भाव में। सामान्य, तो इसको दोनों भाव के फल करने एक चाहिए। षष्टेशी है। हम्म। और इस कुंडली में मंगल कैसा रहेगा? मंगल 5वें भाव में है। सर एक तो 4th हाउस में ओनर है और एक 11th हाउस का, मतलब मिक्स रिजल्ट देगा इसका। जी, जैसा ही बुध देगा। आप समझे, यदि मकर लगन हो तो बुध अष्टम भाव में हो। पहली बात तो भाग्य से अष्टम, द्वादश, छठे से तृतीय स्थित हो, और लगन में स्थित गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो। गुरु नीचस्थ हो गया यहाँ पर। कौन से भाव का स्वामी गुरु है? 12वें भाव का, तृतीय भाव का। शुक्र, उस गुरु पर शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र योग कारक है, तो जातक दीर्घायु और निर्धनता दोनों को प्राप्त कर लेगा। अब शुक्र की दृष्टि तो सप्तम भाव से ही आएगी ना। ये भी ज्ञात हो, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता योग कारक कभी भी कार्य करने के लिए। यहाँ पर गुरु नीचस्थ हो गया, लगन में नीच का ग्रह बैठ गया, भाग्य छठे में अष्टम में चला गया। सर गुरु क्यों नीचस्थ हो गया सर? वो तो मकर अपने लगन ही, में मतलब मकर लगन में नीच नहीं है। नहीं गुरु तो 3rd हाउस में बैठा है ना सर। मैडम ये कुंडली देखने के लिए नहीं आपको बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। सॉरी ये तो सॉरी। कुंडली लगाई है सिर्फ आपको ये दे ज्ञात होने के लिए। नहीं, एक देखो 12th हाउस में है धनु राशि और एक 3rd हाउस में है। हम्म। वो कौन सी अच्छी है? गुरु खुद नीच का होगा। कौन से भाव का स्वामी है? द्वादश भाव का स्वामी होके मूल त्रिकोण का कहाँ बैठा? लगन में नीच का। उस पर योग कारक शुक्र की दृष्टि और भाग्य का अष्टम में जाना। और गुरु का आयु में वृद्धि करेगा, पर लगन और अष्टम भाव दोनों आयु के भाव है, राइट। दो शुभ ग्रहों गुरु और शुक्र का लगन पर प्रभाव होना आयु में वृद्धि का योग बनाता है। इसी प्रकार एक शुभ ग्रह की अष्टम आयु स्थान में स्थित की आयु में भी बढ़ोतरी करेगा। जैसे कि आप शुक्र और गुरु है, अगर ये अष्टम स्थान में बैठ जाए, अष्टम में इसके साथ बैठे, तो ये आयु खंड में वृद्धि कर देते हैं। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और पॉइंट एक बार अतः दोबारा बोलना सर। आप अगर गुरु अष्टम भाव अष्टम इसके साथ दृष्टि संबंध करता है, युति करता है, जब भाव में बैठता है, तो आयु खंड में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर बुध की मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है, अतः भाग्य इसका अपने से द्वादश होना, भाग्य का साथ या नाश होना। उधर गुरु दो शुभ भावों का स्वामी होकर लगन में बैठ गया है नीच का। इससे जातक को निर्धनता इत्यादि के योग मिलेंगे, पर दीर्घायु जातक की आयु खंड में वृद्धि रहेगी। अब मकर लगन हो, शुक्र पंचम भाव में हो, तो शुक्र अपनी दशा में बहुत धन आदि देगा, परंतु वही शुक्र अगर दशम भाव में स्थित हो तो बहुत धन आदि नहीं देगा। अब बताइए, सोचिए। मूल त्रिकोण राशि उसकी दशम भाव में,
सस्तेश से सस्तेश है शायद, इसलिए। अरे मैडम जी, कहाँ सस्ते, शायद ध्यान कहाँ है अरे आपका? हाँ, पांचवे में आप बोल रहे हैं शुक्र है, एंड फिर वहां से बोल रहे हैं आप सेवन, माने कर्म भाव में 10वें भाव में है, तो फिर वो सस्तेश हो गया ना। कैसे हुआ, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, आप कैसे देख रहे हैं? शुक्र यहाँ पर इस कुंडली में जो कारक है, पंचम भाव में स्वराशि का बैठेगा, हाँ, अति शुभ होगा। शुभ है। ठीक है जी। अगर हम्म, वो दसम स्थान में स्वराशि का, तुला राशि का बैठ जाए तो वह धन आदि नहीं देगा, जबकि वो राजयोग कारक है। शुक्र मकर लगन वालों के लिए राजयोग कारक ग्रह है। यह केंद्र की अपेक्षा त्रिकोण में स्थित स्थित क्यों अधिक शुभ फल देता है? यह प्रश्न, क्योंकि पंचम और दशम दोनों स्वर क्षेत्री है। शुक्र के लिए पंचम में स्थित उसे बहुत ही दिग्बली देगा, क्योंकि पांचवा घर तिर के लगन से भी शुभ है, अति शुभ ग्रह गिना गया है, क्योंकि वह चतुर्भाव के समीप है। परंतु उसकी दशम भाव में स्थित उसके दिग्बल में अभाव का सूचक है। इसलिए फलों का तात्पर्य यह है, पंचमस्त शुक्र दशमस्त शुक्र की अपेक्षा अधिक बलवान है। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। दशम से वो अष्टम है, पंचम से वो छठा है। ये चीज बोलनी थी आपने। हाँ, ऐसे ही आई हुआ। समझ? बोलने नहीं आ रहा आपको वो, आपकी तरफ। हाँ, मकर लगन है। यदि शुक्र और बुध मकर लगन में स्थित हो और पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक राज राजेश्वर बनता है। इसे महाराजा योग की संज्ञा दी गई है। आप बताइए, ये क्यों संज्ञा दी गई? बुध एक भाग्येश है, बार शुक्र योग रिपीट कारक करिए है। सर, प्लीज। क्या कह रहे हैं? एक बार रिपीट करिए सर, प्लीज। यदि शुक्र और बुध मकर लगन में स्थित हो, पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, जातक तो जातक राजेश्वर राजेश्वर बनता है। इसको महाराजा योग कहा गया है। थोड़ा सा आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ना जी। आप लोग कोई नहीं बोलता, मैं जिससे पूछता हूँ मैं थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ता हूँ, कोई नहीं इसके ऊपर बातचीत करता। सब लोग ये है भी, जो ये पढ़ा देंगे वही मैं बस आगे एप्लीकेबल करूंगी। थोड़ा सा बुद्धि चलाएं, आपको भी समझ आएगी। से गुरु सर चंद्रमा तो यहाँ पे तो अगर टॉरस साइन में होगा तो उच्च का हो गया। और गुरु की प्रसार दृष्टि होती है ना, मतलब प्रसार करेगा वो। और बुध और शुक्र पहले की सवाल होती। ध्यान से सुने। पहले सवाल, यदि शुक्र और बुध मकर लगन में स्थित हो, कुंडली साथ में बना ले एक, स्थित हो और पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक राज राजेश्वर बनता है। इसे महाराजा योग की संज्ञा दी गई है। बुध की दृष्टि पंचम भाव में है, जो कि शुभ हो जाता है, बुध एंड सूरज का। एंड मून भी बैठा हुआ है सर, इसलिए शायद राजयोग होगा। आपको पता है बुध की पांचवी सर दृष्टि नहीं है। बुध सॉरी ना, बुध जुपिटर की सर, जुपिटर की। आप समझे? सर बुध भाग्य शुक्र, भाव का स्वामी है। सुनिए, भाग्येश का लगन में बैठना इस प्रकार से बोले,
और अच्छा। योग कारक का लगन में बैठना जुति करके, हाँ, भाग्य में भी वृद्धि, भाग्य में योग भी कारक की वृद्धि। वृद्धि, हाँ योग जी। कारक की दशम और पंचम की वृद्धि। हाँ, अब जहाँ और चंद्रमा जो है, चंद्र सुनिए सुनिए, पहले आप तो बोले नहीं, अब पूरा सुन लीजिए। चंद्रमा जो है सप्तमेश है, दशम से दशम है, और दशम से दशम स्थान भी कर्म का भाव होता है। और रोजाना के कर्म, चाहे डेली दिनचर्या के कर्म, चाहे पत्नी के साथ संबंध का कर्म, जो भी कर्म है इससे देखा जाता है। और ये उठ के दशम से दशम स्थान जो कारक है दशम का, वो उठ के अपने से 11वां पंचम भाव में बैठ गया है। अब यहाँ पर गुरु जो है इसका तृतीयेश भी है और द्वादशेश भी है। गुरु की दृष्टि सदा शुभ रहती है। गुरु कुछ कंडीशन में मार्ग तत्व लेके आता है। इसकी दृष्टि या तो नवम स्थान से पड़े, जिसका वो गुरु कारक भी है, या एकादश स्थान से पड़े, जिसका गुरु एकादश भाव का भी कारक है, या लगन से पड़े, और किसी स्थान से इसकी दृष्टि नहीं पड़ सकती। या तो इसकी 9वीं दृष्टि पड़ सकती है, या इसकी 5वीं दृष्टि पड़ सकती है, या इसकी 7वीं दृष्टि पड़ सकती है। तो इस प्रकार से गुरु जो है इन कुंडली में समसप्तक का योग लेगा। चंद्रमा त्रिकोण में अति शुभ है, और गुरु एकादश नवम में भी शुभ है। यहाँ पर गुरु गज केसरी योग निर्माण करेगा, जिससे उसके भाग्य में वृद्धि करेगा, और उसको विदेश यात्रा इत्यादि, बाहर से धन इत्यादि काफी प्रकार के सुखों का लाभ देगा। यह एक उत्तम योग माना गया है। अगर नवम स्थान में बैठ गया तो भाग्य स्थान को भी वृद्धि कर देगा। प्रचार प्रसार जो मैडम ने बोला था, गुरु किसी भी भाव की वृद्धि कर देता है, जिसमें बैठता उसका नाश करता, जिसको देखता उसकी वृद्धि करता है। वही फिर यदि मकर लगन दिमाग को करेगा ना। मकर यदि मकर लगन हो, लगन में गुरु हो, एकादश भाव में मंगल हो, शुक्र मंगल और शुक्र स्थित हो। यदि मकर लगन हो और लगन में गुरु हो, एकादश में मंगल और शुक्र स्थित हो, और गुरु की दशा में भाई द्वारा धन की प्राप्ति होगी। मकर लगन हो, लगन में गुरु हो, और मंगल शुक्र एकादश स्थान में स्थित हो, गुरु की दशा में भाई को धन की वृद्धि होगी। ऐसा क्यों बोला? बोले? किसी को समझ आया? सर यहाँ पे मंगल, मंगल स्वराशि का भी है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, धन भाव को देख रहा है। और धन भाव, हाँ, मकर लगन हो, लगन में गुरु हो, हाँ। एकादश स्थान में, और एकादश गुरु तो नीचस्थ हो गए यहाँ पे, लगन मतलब मकर लगन, मकर राशि में। सुने आप, गुरु को लगन में डायरेक्ट स्ट्रेंथ मिलती है, पर गुरु यहाँ पर नीचस्थ है, राइट? हम्म। गुरु जो तृतीय भाव से कौन से स्थान में है? तृतीय भाव से दशम हो गया। अरे मैडम जी क्या पढ़ते हो? एकादश। एकादश, सॉरी, वो तृतीय भाव को तो लाभ करेगा, हाँ। ठीक है। एक तो वो लाभ में बैठा, और मंगल जो जो स्वराशि का बैठा हुआ है, ठीक है, लाभ स्थान में, am I right? मंगल जो है भ्राता का कारक ग्रह है, साथ में शुक्र योग कारक बैठा हुआ है, और शुक्र और मंगल लक्ष्मी भी माना गया, चाहे लंपट योग भी है पर लक्ष्मी और बल का अच्छा योग है। तो भाई के पास लक्ष्मी होगी, और भाई अपने से लाभ स्थान में बैठा हुआ है, चाहे वो नीचस्थ है, पर वो उसके पास धन की वृद्धि रहेगी। राय ये टिप्पणी इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा आपको ज्ञात होना चाहिए ये चीजें, किस कंडीशन में या के किस ग्रह का फल कैसा हो जाए। मकर लगन में उत्पन्न जातक
पालकी आदि सुंदर वाहनों को प्राप्त करता है। ऐसा श्लोक में क्यों बोला गया? इस श्लोक में भाग यह है, वाहन इत्यादि का शुक्र से प्राप्त होता है। शुक्र की अगर एकादश स्थान में बैठ जाए तो, या दसम स्थान में बैठ जाए तो यहाँ पर तरफ शुक्र का लाभ। रोल आपको ज्ञात होना चाहिए। सर अगर दशम में बैठेगा तो फोर्थ हाउस को देखेगा तो उसकी स्ट्रेंथ तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, तो वो मैडम बोल ही रहा हूँ जी, मंगल शुक्र इकट्ठे होंगे तभी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ, तो फोर्थ हाउस से ही तो हम वाहन आदि देखते हैं, तो जब उसकी स्ट्रेंथ वाहन बढ़ आदि का जाएगी। कारक कौन, वाहन आदि का कारक कौन है? शुक्र। बस फिर आप समझ गए। हम्म। यदि मकर लगन में सूर्य और चंद्र बुध स्थित हो तथा मंगल और शुक्र द्वादश स्थान में स्थित हो, तो स्वयं जातक उसके भाई और उसके भाई भी बलशाली होंगे। स्वयं जातक भी उसके भाई भी। द्वारा से सुनिए, मकर लगन में सूर्य चंद्र बुध से स्थित हो तथा मंगल और शुक्र द्वादश स्थान में स्थित हो, तो स्वयं जातक उसके भाई भाग्यशाली होंगे। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएगा, am I right? सूर्य यहाँ पर अष्टमेश भी है, थोड़ा सा फल भी खराब करेगा, ये भी ज्ञात रखें, पूरा इस योग पे नहीं जाना। बुध मूल त्रिकोण राशि जो भाग्य भाव की है, नवम स्थान में पड़ती है। बुध बहुत ही शुभ फलदायक है। नवम भाव की शुभता बुध लगन में सूर्य और लगन में चंद्र, लगन में तीनों को प्रदान कर देगा। अब देखिए, सूर्य चंद्र अमावस्या का जन्म है, हाँ। राइट। चंद्रमा युगजो भाव स्वामी दृष्टो तद फलम बृहति। चंद्रमा सप्तम भाव अपने सप्तम भाव भाव को दिख देख रहा रहा है, है। हाँ। दिख रहा है जी। अब बुध इतना शुभ है इस कुंडली में, उसने सभी के जो खराब प्रभाव है उसको खत्म कर देगा। पर आपको ज्ञात होना चाहिए, भाग्य की तो भरपूर प्राप्ति होगी। जहां तक कि मंगल द्वादश स्थित का प्रश्न है, तो हम यह ध्यान रखना चाहिए कि मंगल तृतीय भाव के से नवम भाव का स्वामी है, तृतीय से नवम भाव का स्वामी है और बढ़ाता का भी कारक ग्रह है। तृतीय भाव से दशम होने के कारण मित्र राशि में स्थित होने के कारण भी भाइयों के भाग्य में वृद्धि करेगा। अब देखिए, तृतीय स्थान से दसम स्थान उसका कर्म का होगा ना भाई का। सर तो तृतीय स्थान क्यों लेंगे सर? क्योंकि मंगल वो भाई तृतीय भाव का कारक है, कारक तृतीय है, और भाव वो का भाई कारक है, बहन का। हाँ। भाइयों का ठीक है, कारक है। वो भाई भाइयों वहां का। से उठ के कारक कहाँ गया? दसम में। हम्म। ठीक है। मकर लगन हो, शनि बुध नवम भाव में स्थित हो तो होकर भाग्यशाली बनते हैं। तो राहु गुरु द्वादश भाव में स्थित हो तो राहु योग प्रद देगा। यदि शनि दो शुभ स्थानों अर्थात लगन और द्वितीय का स्वामी है, इसकी भाग्य स्थान में स्थिति शुभ और मित्र के साथ है, भाग्येश के साथ है, यह अति शुभ योग बन गया। राहु एक छाया ग्रह है, उस पर धन कारक गुरु की युति का प्रभाव है। और शनि और बुध 6 तीसरी 8 7वीं तीसरी चौथी दृष्टि अतः अपनी दशा में धनदायक सिद्ध होगी। यह आपको समझ आ गया?
किसी का इसके रिलेटेड कोई डाउट हो? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? सर एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा बोलना, क्लियर नहीं हुआ। नहीं, फिर आप बोल रहे क्यों नहीं? शनि दो शुभ स्थानों अर्थात लगन और द्वितीय का स्वामी है। इसकी भाग्य स्थान में भाग्य इसके साथ युति शुभ बना देगी शनि और बुध को। राहु एक छाया ग्रह है और गुरु धन कारक भी है, और छाया और धन कारक की युति का प्रभाव है। और शनि बुध की तीसरी और चौथी दृष्टि का अर्थ भी अपनी दशा में धनदायक सिद्ध होगी। यानी ये मत मानिए भी यहाँ पर गड़बड़ होगी आपको। ग्रह अपने अगल बगल नहीं देख सकता, बाकी सब जगह देख सकता है। ये भी दृष्टि आएगी कभी आगे, ये मौका मिल पाया तो। यदि मकर लगन में मंगल हो और कर्क में चंद्रमा हो तो योग राजयोग फलदाता मिलता है। अब मंगल यहाँ पर क्या है, चतुरेश भी है और एकादशेश भी है। लगन में बैठ गया उच्च का बनकर, राइट। चतुर से भी दसम, एकादश का लगन के साथ संबंध होना अति शुभ। लगन में उच्च ग्रह की स्थिति और फिर उस पर प्रबल चंद्रमा की दृष्टि जो लगन को बहुत बलवान बना देगी। शुभ ग्रह है चंद्रमा। इस प्रकार प्रबल चंद्रमा पर राजयोग कारक मंगल की दृष्टि चंद्रमा की उत्कृष्टता को भी घोतक बना देगी और बहुत ही धनदायक यह योग सिद्ध होगा। मकर लगन समाप्त। अब करते हैं कुंभ लगन। एक नंबर बढ़ा दीजिए बस, कुंभ लगन तक कर दीजिए बस। अब देखिए कुंभ लगन है। अब इसमें कुंभ लगन में बता दीजिए योग कारक कौन है, मारक कौन है, पंचमेश क्या है, भाग्येश क्या है। कोई बता देगा जी जल्दी से जल्दी। सर पंचमेश बुध है, भाग्येश शुक्र है, और सर इसमें मारक, क्योंकि सेकेंड हाउस का स्वामी तो जुपिटर हो गया और सेवेंथ हाउस का सूर्य हो गया। योग सूर्य का कारक भी मार्केश नहीं शुक्र बनता। है। सूर्य कभी मार्केश नहीं होते मुझे सर। जहाँ तक बुध लग रहा है मेरे को मार्केश अच्छा। बनेगा। बुध तो अष्टमेश है। अष्टमेश का इसी वजह से मारक लग रहा है मेरे को। बुध अष्टमेश है, इसमें मार्केश का फल कौन करेगा? बुध करेगा। सर इसमें योग कारक शुक्र हो सकता है क्या सर, क्योंकि योग कारक शुक्र है। फोर्थ हाउस का शुक्र भी ही है, स्वामी है और भाग्य भाव का भी है। इसमें केंद्रीय शुक्र ही त्रिकोण है। का है। हाँ, अब सर इसमें मारक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मार्क इसमें गुरु तत्व में भी मार्केश के तत्व हैं और मंगल में भी रहेंगे गुरु और का तो लग रहा था। गुरु बुध में भी रहेंगे। बुध इतना कर ली सर इसमें मंगल में क्यों रहेंगे? बताऊंगा। अच्छा। कुंभ अथवा सिंह लगन हो तो नवमेश और दशमेश की दृष्टि युति आदि संबंध मात्र से विशेष योग की प्राप्ति नहीं होती। क्या मतलब? सुनिए ध्यान से। कुंभ अथवा सिंह लगन हो तो नवमेश और दशमेश से के दृष्टि युति आदि संबंध मात्र से विशेष योग की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, मतलब नवमेश तो इसमें शुक्र हो गए और दशमेश इसमें मंगल हो गए, मंगल हो गया तो इनकी दृष्टि से शुभ फल नहीं मिलेंगे।
मात्र से विशेष योग नहीं प्राप्ति होती, विशेष कोई योग नहीं बनता। योग नहीं बनता। महर्षि पराशर का मौलिक नियम यह है कि यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का परस्पर ज्योति दृष्टि आदि द्वारा संबंध हो तो व्यक्ति राजयोग की प्राप्ति होती है। खाली कुंभ लग्न हो, मतलब मंगल मतलब दश ये सर प्लीज समझा एक दीजिए। एक 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 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप समझिए। महर्षि पराशर का मौलिक नियम यह है कि यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का परस्पर ज्योति दृष्टि आदि द्वारा संबंध हो तो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। कुंभ लग्न हो तो मंगल दशमेश और शुक्र नवमेश बनता है। यदि सिंह लग्न हो तो मंगल नवमेश और शुक्र दशमेश बनता है। इन दोनों लग्नों में किसी भी लग्न के लिए मंगल शुक्र का किसी प्रकार का संबंध योगप्रद नहीं होता, कारण कि कुंभ लग्न में दशमेश मंगल के साथ एक बुरे भाव तृतीय भाव का भी स्वामी बन जाता है और सिंह लग्न में शुक्र दशमेश होने के साथ साथ तृतीयेश भी बनता है। इसी प्रकार दोनों दशाओं में दशमेश पापी ग्रह बन जाता है। विशेष इसीलिए भी दोनों ही हालतों में दशमेश मूल त्रिकोण राशि बुरे भाव में पड़ती है। इसलिए इन लग्नों के लिए भाग्येश राज्येश का प्रारंभिक संबंध विशेष कोई लाभ नहीं देता। आई समझ आपको? आई राजलक्ष्मी जी कोई समझ? क्योंकि नहीं देखिए सर, नहीं। नहीं समझिए, मंगल की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ती है? एक तृतीय भाव में, एक दशम भाव में। अच्छा, सामान्य राशि दशम भाव में आई। तृतीय भाव पाप तत्व भी है। तृतीय भाव कंडीशनल शुभ है, कंडीशनल मैक्सिमम खराब है, मेहनत बहुत करवाता है, राइट। अब मंगल और शुक्र का संबंध इतना बढ़िया नहीं होगा। जहां गिनेंगे दशमेश और नवमेश का संबंध है पर इतना फलदायक नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तो उसकी एकादश स्थान में पड़ी है, नहीं तृतीय भाव में पड़ी है। अब ऐसे ही सिंह लगन हो, नीचे से ही गिन लीजिए, नीचे ही सिंह लगन आएगा तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहाँ बैठेगी? तृतीय भाव में। देखिए नीचे सप्तम से गिनिए, तीसरा भाव कौन सा होगा? नवम भाव। सप्तम से दसम भाव कौन सा होगा? शुक्र का द्वितीय वृक्ष राशि चतुर्भाव में। तो हम यह ज्ञात करते हैं भी दोनों लग्नों में, खासकर सिंह और कुंभ लग्न में, जो शुक्र और मंगल है, इसकी मूल त्रिकोण राशियां दोनों की तृतीय भाव में पड़ने के कारण पाप तत्व लिए हुए ये आपस में युति दृष्टि कैसा भी संबंध गिना जाए भाग्येश का और कर्मेश का, तो इतना योग फलदायक नहीं होता। आ गया समझ आपको? आया समझ जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजलक्ष्मी जी। समझ में आ रहा है सर, वीडियो देखेंगे फिर। देख लीजिए, यदि कुंभ लगन हो, शुक्र लगन में हो, सूर्य दशम में और राहु भी लगन में लेकिन हो सब लगन में तो आपने बोला कि दशम कर्म भाव और भाग्य भाव अरे शुभ फल मैडम जी, देते मैंने हैं। ये भी सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी, मूल त्रिकोण ग्रह जो 80% मूल त्रिकोण राशियों का फल करता है और सामान्य राशियों का जो फल है वो 20% करता है। अब देखिए सामान्य राशि इसकी कहाँ पड़ती है? दशम स्थान में। अब शुक्र सिंह लगन हो तो सामान्य राशि कहाँ पड़ती है? उसकी दशम स्थान में। तो दो जी बाहर तृतीय भाव है वो अष्टम से अष्टम है, पाप तत्व लिए हुए है, तो वो क्या कंडीशनल शुभ हो जाएंगे? उनका अगर ज्योति दृष्टि कोई भी संबंध हो वो तो अच्छा नहीं रहेगा। आप कहीं ये बोल दो भाग्येश का कर्मेश के साथ संबंध बहुत बढ़िया है, इसकी दशा में इतने फायदे होंगे, दशा में तो फल वो तृतीय भाव का भी कर बैठेगा। कुंभ लगन हो, शुक्र लगन में हो, सूर्य दशम में हो, राहु लगन में हो, तो गुरु और राहु अपनी दशा भुक्ति में दोनों योग अर्थात धन आदि देते हैं। कुंभ लगन हो, शुक्र लगन में हो,
शुक्र यहाँ भाग्य के भाव का स्वामी है और चतुर्भाव का स्वामी योग कारक है। और सूर्य दशम में हो, सूर्य यहाँ पर कौन से भाव का स्वामी है? दशम से दशम सप्तम भाव का, सप्तम भाव से चौथा भाव में बैठा हुआ है। राहु लगन में हो तो गुरु लगन में हो तो गुरु और राहु की अपनी दशा भुक्ति में योग प्रत प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव का भी स्वामी है। एक राशि उसकी एकादश स्थान में है, एक राशि उसकी द्वितीय भाव में है। अब राहु लगन में दशा भुक्ति में, अर्थात राहु लगन में बैठा हुआ है, तो वो शनिवत राहु कुजवत मंगल की सहायता से अच्छा ही फल कर देगा। राहु एक छाया ग्रह के नाते उन ग्रहों आदि का फल करेगा जिनके द्वारा कि वह प्रभावित है। राहु लगन में, शनि की राशि में, कुछ शनि का जो लग्नेश है शुभ फल करेगा, शुक्र का शुभ फल दे करेगा, जो कि योग कारक होने के कारण बहुत शुभ है। राहु पर सूर्य का भी काफी प्रभाव होगा। सूर्य भी राज्य के संबंधी शुभ फल करेगा, क्योंकि सूर्य को दसम भाव में डायरेक्ट संतृप्ति मिलती है और दसम स्थान में उसका मित्र क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य राज्य का भी है और दसम से दसम भाव का स्वामी भी है। गुरु का आधिपत्य भी अच्छा है, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि लाभ स्थान में पड़ती है, इसलिए गुरु भी शुभ फलदायक होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, कुंभ लगन हो, सूर्य और मंगल अष्टम भाव में स्थित हो, रवि और मंगल की दशा में दुख की प्राप्ति होगी, बुध की दशा में बहुत धन देगी। आप बताइए। मंगल और सूर्य दोनों लग्नेश शनि के शत्रु हैं, नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, इसलिए वह अपनी दृष्टि द्वारा धन भाव की हानि पहुंचाएंगे। चौथी दृष्टि मंगल की है, अतः उनकी दशा दुख प्राप्ति होगी। परंतु बुध बहुत अच्छा फल इसलिए करेगा क्योंकि वह अष्टमेश भी है और अष्टम भाव पापी ग्रहों से पीड़ित है। बुरे प्रभाव का पीड़ित होना उसके स्वामी द्वारा शुभ फल प्राप्त देगा। ये सूत्र याद रख लीजिए। अष्टम भाव का बुरे ग्रहों के पापी ग्रहों से पीड़ित होना शुभ फल प्रदायक बन जाएगा वो। गुरु लगन में, कुंभ राशि में, शनि द्वितीय भाव में हो, गुरु की दशा में मिश्रित फल ही प्राप्त होंगे। शनि की दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। ऐसा इसलिए है, सुनिए, गुरु जो लाभ स्थान का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है। अब लाभ तो हो रहा है, द्वितीय से धन जमा नहीं हो रहा, क्योंकि अपनी राशि से 12वां। अब लग्नेश जो है वो उठ के द्वितीय भाव के साथ संबंध कर रहा है, लगन में लाभेश बैठा हुआ है। गुरु की दशा में धन जमा नहीं होगा, विपरीत फल मिलेंगे। शनि की दशा में शनि के शुभ फल मिलेंगे, इसलिए आपको शनि की दशा में शुभ फलदायक धन प्राप्ति इत्यादि इत्यादि होंगे। गुरु तो धन स्थानों अर्थात द्वितीय एकादश का स्वामी होकर तीसरे शुभ स्थान लगन में स्थित होकर शुभ फलदायक है, परंतु वह अपनी एक धनु राशि से तृतीय होना, दूसरी राशि मीन राशि से द्वादश होना उस शुभता के विरोध में काफी कार्य करेगा। अत गुरु मिश्रित फलदायक बन जाएगा। परंतु शनि की दशा
शुभ होगी, क्योंकि शनि एक तो लग्नेश है, गुरु अधिष्ट राशि का स्वामी होने से गुरु का शुभ फल करेगा। तीसरी, उसकी धन भाव में स्थित शनि से के धन दायक कार्य में सहायक होगी। शनि के शुभ फल देने में एक और भारी कारण यह भी है, शनि भी अपनी द्वादश में मकर राशि में से तृतीय होगा और दूसरी राशि कुंभ राशि से द्वितीय भाव में होगा। यदि शनि और शुक्र धनु राशि में एकादश स्थान में हो, शुक्र अपनी दशा में बहुत शुभ फल करता है। यदि शनि और शुक्र धनु राशि में एकादश स्थान में स्थित हो, शुक्र अपनी दशा में बहुत फल करेगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में भाग्येश भी है और सुखेश भी है। एकादश स्थान में भाग्य स्थान का लाभ होना अति शुभ फलदायक है और साथ में लग्नेश के साथ युति है। शुक्र इस कुंडली में योग कारक है और फिर अपने मित्र अशुभ फलदायक शनि के साथ लाभ स्थान में स्थित है, अतः शुक्र की अपनी दशा में शुभ फल करेगा। यदि तृतीय भाव में मेष राशि में सूर्य, बुध और गुरु हो, सूर्य अपनी दशा में धन और राज्य देता है, क्योंकि सूर्य सप्तमेश होकर उच्च का बैठा हुआ है। अपने सप्तम भाव से नवम स्थान में स्थित है उच्च का। सूर्य एक पापी ग्रह है होकर अपने सप्तम केंद्र का स्वामी होकर शुभ है। इसकी शुभता गुरु को धन धारक, धनेश और लाभेश है बढ़ाता है। बुध गुरु के साथ गुरु का रूप होकर सूर्य भी शुभता की ओर बढ़ता है। इसके अतिरिक्त सूर्य राज्य सत्ता का घोतक है और दसम स्थान का स्वामी होकर बलवान है। सप्तम चूंकि दसम से दसम है, अतः सप्तमेश मेष राशि सूर्य राज्य उच्च का है, राज्य का दुगुना प्रतिनिधि होकर शुभ प्रभाव में होकर राज्य सत्ता से प्रदान करता है। कुंभ लग्न वालों के लिए सप्तमेश पापी सूर्य दाता होता है। इसके लिए हजरत मोहम्मद साहब की निम्नलिखित कुंडलियां देखें, ये शास्त्रार्थ का नियम। यहाँ सूर्य उच्च का है, बुध और गुरु द्वारा प्रभावित है। गुरु का प्रभाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गुरु धनदायक, धनाधिपति, लाभपति भी है। स्पष्ट है कि सूर्य पर दृष्टि सूर्य को अधिक बलवान करेगी। गुरु इसका मित्र भी है, धनदायक भी है, लाभस्थ भी है, तो राज्य व्यापार इत्यादि में लाभ प्राप्त करवाएगी। और लाभ से पंचम उच्च का बैठा हुआ सूर्य। आपका कुंभ लगन समाप्त। समय हो गया 10। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। कुंडली लगा के प्रैक्टिस करवाना है मकर लगन की। अरे मैडम जी, मैं इतना समझाया आपको, प्रत्येक भाव के बारे में समझाया। आप पेन से ड्रॉ करके बनाए ना कुंडली, देखी तो सही एक बार, उसमें खाली राशियां भरनी है अपने। नहीं सर, वो तो आ गया सब, वीडियो देखेंगे तो दिमाग में और बैठेगा, पर अभी प्रैक्टिस होना है कि कोई लाइव मतलब वैसे आप ये कुंडली लग म्यूट हो गए सर आप म्यूट हो गए। सभी अपनी अपनी तैयारी करके रखे, आज आपका टेस्ट ही ले लेते। कितना पढ़ते हैं जी आप? सर अभी क्या बोला आपने, इससे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, म्यूट हो गए थे आप। मैं म्यूट नहीं था मैम, मेरी सबको आवाज है, आपको नहीं आ रही। ये कुंभ लगन की पत्रिका लगी हुई है, इस कुंडली को देखें
और 5 मिनट बाद मेरे को बताएं इसमें क्या क्या योग है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है और आपको सारी टेक्निक समझाई है। आज आपका टेस्ट लेके देखते हैं भी आप कितना पढ़ते हो। निगाह लड़ाएं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर। मैं 5 मिनट में पानी पी के आया। तैयारी है जी सबकी? अभी बोलना बंद कर गए। प्रभजोत जी आपकी तैयारी है? सर मैं तो आज मोबाइल से लगा रही हूँ, मुझे तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है आज। अरे मैडम जी पेन से बनाइए, आपको मैंने इतनी चीजें सिखाई हैं। कॉपी पे बनाइए, मकर मकर लगन कुंभ लगन बनाइए, उसके ऊपर बोलिए थोड़ा सा। चलिए इस कुंडली के ऊपर कौन बोलेगा पहले ये बताए, या मैं सबसे पूछता हूँ। अब इसमें सूर्य और शनि की युति, बुध की युति कैसी रहेगी बताइए। बोले साहब। सूर्य और शनि बुध अपने साथ। लगन में है। हाँ जी। शनि अपने लगन में है और बंदे को थोड़ा सा स्लो होगा बोलने में, लेकिन सन एंड मर्करी है तो दिमाग का बहुत तेज होगा, इसका नेम फेम होगा। और जुपिटर एंड वीनस द्वितीय भाव में है तो इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर एंड एकादश का भी स्वामी है, सेकंड भाव का भी स्वामी है। एंड जी मंगल का तो थोड़ा सा शनि का दृष्टि मंगल पे है तो सब सुख सुविधा, व्हीकल्स वगैरह का सब चीज का सुख होगा। और शनि की चंद्रमा कैसे पड़ती है, शनि की कैसे पड़ेगी? शनि की थर्ड दृष्टि होती है। 3 और 7 का दृष्टि है। हाँ तो ये 4 नहीं बन। शनि अच्छा ही होंगे क्योंकि अपनी राशि में बैठे होंगे, तृतीय भाव को देख रहे हैं तो तेज करते होंगे राहु। एंड 7th दृष्टि सन पे पड़ रहा है, सन की राशि में, तो थोड़ा सा अनबन होगा सब फादर से। पढ़ाया फेल हो गया, सब पढ़ाया फेल हो गया। सर आप प्रैक्टिकल करवाइए, ऐसे हम लोग अंदाज से अपने से मन से करते रहते, नहीं हो पाता है। अरे मैडम जी मैं इतना बोल के थक गया। आप देखिए लग्नेश का लगन में होना अति शुभ, एम हाँ। राइट? यस। सप्तमेश का लगन के साथ होना अति शुभ, ठीक है जी। सप्तमेश की सप्तम भाव पे दृष्टि, चाहे शुक्र सूर्य शनि है, और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? अति शुभ। बुध
एक राशि त्रिकोण में, एक राशि छठे अष्टम भाव में। सूर्य का भी मित्र है बुध, शनि का भी मित्र है, इसलिए अति शुभ। ठीक है जी, ये तीनों की ज्योति अति शुभ। अब यहाँ मार्स क्या करेगा? मार्स जो है इस कुंडली में कर्मेश है और अपने से सप्तम बैठा हुआ है, और कर्मेश की कर्म पर दृष्टि होना अति शुभ। थोड़ी सी मेहनत तो होगी कर्म में। अब राहु तृतीय भाव में, उसको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तिरकटे का आदेश है भौमा, तिरकटे का आदेश है शनि। भाई बंधु उसे नहीं बनेगी, बट उसके पास चालाकी पावर सब होगी। अब चंद्र जो है इस कुंडली में षष्ठेश है, अपने से 12वां बैठा है, रोग शत्रु इत्यादि नहीं होंगे। केतु 9वें स्थान में स्थित है। केतु जो है नवम में अति शुभ है, क्योंकि नवम स्थान भी हमारा मंदिर का है, धर्म का भी है, तो केतु भी यहाँ पर शुभ ही कंडीशन में होगा। अब यहाँ पर योग कारक जो है चतुरेश और भाग्येश जो शुक्र है, वो गुरु के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ। दो गुरुओं की युति है, क्योंकि लाभ, धन, भाग्य, सुख, ये सुख सुविधा सब उसके पास होंगी। कारण थोड़ा सा उसकी कमी ला देगा पाप कत्री योग, क्योंकि शुक्र और गुरु पर पाप कत्री योग है, जिसमें शनि भी द्वितीय भाव कत्रीय, शनि द्वितीय भाव की तरफ बढ़ेगा, सूर्य द्वितीय भाव की तरफ बढ़ेगा, और जो है राहु बैक आएगा। इसलिए इस जातक का जो शुभ शुभ योग था उसमें 50 से 60% नुकसान हो गया। तो इस जातक के बाद धन आदि संचित धन की कमी रहेगी। जिसकी भी कुंडली है आप केपी से भी चेक कर लीजिए, कैसे भी चेक कर लीजिए। और नारायण भाव चलित में आप क्या ज्ञात करते हैं? राहु द्वितीय भाव के साथ संबंध कर रहे हैं। जब भी राहु द्वितीय भाव के साथ संबंध करेगा तो जमा धन को बाहर निकालते हैं। इस चीज का भी आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार से फल बोलने की कोशिश कीजिए। अब इसको मकर लगन कर दीजिए एक बार। सर मेरे को जाना पड़ेगा सर, गेस्ट आए हुए हैं, आई एम सॉरी, इतना ठीक ही है जी, आप अटेंड जाइए, करना मैं है। बाकी वो करवा देता हूं। थैंक यू सर। अब देखिए मकर लगन है। अब आप ज्ञात करें भी इसकी क्या पोजीशन होगी, बताइए, किसी को ज्ञात है? जो मैम कह रहे थे प्रैक्टिस करनी है मकर लगन पर, बोलिए, जो आपके सामने कुंडली लगी हुई। बोलिए। क्या जातक के पास धन होगा? क्या जातक का सप्तम भाव कैसा रहेगा? मैडम आपकी तरफ से ना पीछे शोर आता है, थोड़ा सा हम अपनी पीछे से शोर खत्म कर सकते हैं, फिर आप बोलिए। फिर मैं एक्चुअली बेटी है ना, मोबाइल लेके बैठी है तभी बहुत ज्यादा, इसलिए अपने आप को म्यूट रखती है, इसलिए ज्यादा। सर दाम्पत्य जीवन तो इसका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मून अपने से चंद्रमा अपने से 12वां हो गया, वो भी 6वें भाव में। जी। दाम्पत्य जीवन तो सर अच्छा नहीं रहेगा। और राहु की तीसरी दृष्टि भी मून पे पड़ रही है, तो राहु की 5वीं होती है, तीसरी तो 5वीं होती होती है। है। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ लेकिन दाम्पत्य आप जीवन देखिए तो पहले, सर अच्छा पहले नहीं आप देखिए, रहेगा। अब पहले आप देखिए लेकिन लग्नेश हाँ का जी, द्वितीय भाव में स्वराशि का स्थित होना अति शुभ। अति शुभ। हाँ वो ठीक है इसी पे आ रही जी। थी मैं।
लग्नेश और भाग्येश की युति अति शुभ। अष्टमेश सूर्य की लग्नेश के साथ युति खराब। अष्टमेश है ना जी, अब हाँ सूर्य है, अष्टमेश है। हाँ राइट। हाँ अब सूर्य जो है यहाँ पर अचानक धन दे सकता है। गुरु तृतीय भाव में स्वराशि का, दोनों गुरु एक साथ हो गए, वीनस और ये उच्च के, जुपिटर। उच्च के, ये उच्च भी के। बोलिए, हाँ उच्च के। तो सर कब तो एक बार आपने ये भी बताया था कि दोनों गुरु एक साथ होने से एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे बन जाते हैं। डबल डिग्री होती है, डबल डिग्री। डबल, हाँ डबल डिग्री डबल होएगी। डिग्री, हाँ ओके। और गुरु कर्मेश भी है, अपने से छठा पर उच्च के हैं। हम्म और गुरु जो है पंचमे से लाभ स्थान में, राइट। हम्म तो पांचवें घर की वृद्धि करेंगे गुरु, उच्च के हैं। जातक के पास हम्म एजुकेशन बहुत बहुत अच्छी होगी। और जो हम्म चतुर्दश है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, वो एकादश स्थान का भी स्वामी है। तो जातक को संतान पक्ष ये वो चीजों से अति लाभ होगा। और गुरु गुरु जो है सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव की भी है, द्वादश भाव की भी है। ठीक है जी। तो हम्म क्या ज्ञात होता है भी, गुरु की उच्च राशि सप्तम भाव में है, जिस वजह से वो है लगन के मित्र ना होने की वजह से गुरु स्वराशि के होते हुए भी सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, ना कि सप्तमेश को। तो 12वां भाव भी बीच में जुड़ चुका है सप्तम भाव के साथ। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी इत्यादि होंगे, पर डिवोर्स होने में बहुत बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग सकता है। और क्या पता डिवोर्स भी ना हो पाए। और क्योंकि गुरु की चतुर्भाव, दृष्टि पड़ रही है इसीलिए डिवोर्स होने में जी दिक्कत मैम, जाएगी। मैंने इसलिए, पर हाँ गुरु द्वादश भाव के भी तो स्वामी है, कोर्ट कचहरी के भी हैं, लेके तो उसको लिटिगेशन में जाएंगे ना। हाँ हाँ अब यहाँ चतुरेश और सप्तमेश, सप्तने, चतुरेश, चन्नी चतुर और दशम स्थान राहु केतु के एक्स में है। राहु केतु का एक्स जहां भी पड़ता है उस भाव में तो दिक्कत देता ही है, माता पक्ष के सुख के इत्यादि इत्यादि में फलों में कमी कर देगा। और केतु जहां तक होगा वो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कट भी देता रहे। आप चलित में देखोगे तो चलित में गुरु शुक्र के साथ राहु का संबंध होना, इस मतलब शुक्र को भी खराब कर रहा है और गुरु को भी खराब कर रहा है। और केतु फिर कृष्ण शुभ हो गया। तो एवरेज इसका कर्म क्षेत्र सुख एवरेज रहे। मंगल इस कुंडली में बहुत अति शुभ फल करेगा, ये मान के चले। इस प्रकार से आप फलित कर सकते हैं। आप इस कुंडली को देखें, इस जातक की वाणी कैसे रहेगी। बहुत कर्कश रहेगी, हार्श रहेगी, हम्म, क्योंकि सन है वहां पे। हम्म। जातक चालाक होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, 110% चालाक होगा। बिल्कुल होगा। सर मतलब ही भी होगा ये। और जो भी गिनो, चालाक का मतलब सब आ गया। हम्म कपटी, मणि, ये वो। हम्म। अब दिमाग में पैसा देखिए, पैसा ज्यादा घूमेगा। अब देखिए चंद्र नहीं हिला कहीं भी, इसका मतलब उसका डिवोर्स तो होगा। अच्छा इसमें चंद्र भी नहीं वहीं हिला। पे। हाँ और चंद्र दे क्या रहा है जी, यहाँ पर नीचे भी निगाह लगा ले सब विद्वान जन। एपी का देखने का मकसद यही है। अब चंद्र की दशा चलेगी जब भी भाव को इंटरलेट कर लीजिए, तभी आपको पता चल जाए चंद्र दे क्या रहा है, चंद्र कहाँ का फल करेगा। चंद्र देखिए क्या दे रहा है इसमें। 6-7 दे रहा है ना सर, 6 में बैठा हुआ है।
7 में इसकी राशि है। 7 का तो लॉर्ड है, हाँ वही, और 6 में बैठा है 6 में बैठा है, तो तो कई आगे क्या भाव दे का रहा है? नुकसान कर रहा है ये, अगर अपने तो इस हिसाब से इसको डिवोर्स कौन करवाएगा इसमें, ये बताइए, होगा नहीं होगा? माता माता करवाएगी। माता कैसे करवा देगी? तो चंद्रमा माता ही तो होती है। माता, हाँ, आप सभी लोग सांस माता पे का चढ़ गए। इंटरफेरेंस तो बहुत होगा। आप पहले लगाइए इसमें, डिवोर्स कौन करवा रहा है, बताएं। मालूम है किसी को? सब मंगल की वजह से होगा। मंगल की वजह से क्यों होगा? मंगल की कौन सी सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही? इस कुंडली का स्क्रीनशॉट लें, आधा घंटा रिसर्च करें, अगली क्लास में मिलेंगे। ये किसी को तो नहीं। सप्तम भाव में तो किसी की दृष्टि नहीं जा रही। चंद्रमा ही करवाएगा इसका डाइवोर्स, चंद्रमा ही पूरा चंद्रमा लिटिगेशन करवाएगा बस। सब शुक्र करवाएगा क्या सर? पांचवी दृष्टि जा रही है तो। 1/6 दे रहा है सर। राहु भी है जी, 1/6 दे रहा है। राहु तो दे रहा है। राहु 1/6 दे रहा है, बुध 1/6 दे रहा है, वीनस 1/6 दे रहा है। शुक्र का लग रहा है। जुपिटर तो बचाता ही है, लेकिन यहाँ पे शुक्र का ही लग रहा है। शुक्र और मतलब चंद्रमा तो अपने इससे भी 12वां है ही। 1/6 तो मरकरी भी दे रहा है जी, फिर इस हिसाब हाँ से वही तो सर। इसका मतलब लिटिगेशन में जाएंगे, पर डिवोर्स फाइनलाइज, फाइनल कंफर्मेशन कैसे होगी? द्वादश भाव जुड़ रहा है कहीं? सिर्फ जुपिटर की वजह से जुड़ेगा। हाँ और जब बहुत जुपिटर की टाइम दशा होगी लगेगा, तो डाइवोर्स में भी बहुत। बहुत टाइम लगेगा, लंबा खींचेगा। जी, चलो आप स्क्रीनशॉट लें, प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर वरना क्लास नहीं होगा। सर अगर अच्छा ये मकर लगन है, इसमें अगर 5th हाउस में शुक्र और बुध की युति हो गई और 9th हाउस में मंगल और शनि की युति हो गई, तो क्या फल मिलेगा इसका? क्या फल मिलेगा? क्या फल देंगे? क्या होएगा इसका? हम्म, कर्मेश और पंचमेश शुक्र भाग्येश के साथ युति करके बैठ गया। मूल त्रिकोण राशि भाग्य की है। अब मूल त्रिकोण राशि का स्वामी लग्नेश के साथ युति करके बैठ गया, और लाभेश भी है, तो अच्छा ही फल मिलेगा। त्रिकोण में बैठना अति शुभ ही होता है, नुकसान तो करते हैं। अगर वैसे अगर साथ साथ ये हो कि फिर 6th हाउस में चंद्रमा सूर्य और राहु बैठे हो, कहाँ पे जी? 6th हाउस में, और बाकी ग्रह कहाँ बैठाओगे? 12th हाउस में केतु बैठा है, जुपिटर 10th अच्छा हाउस में। जी, बाकी ग्रह बाकी सब हो तो गए। कैसे कैसे बोलिए? देखो 5th हाउस में बुध और शुक्र की युति है। किसके 9th कौन हाउस से घर में? बुध और शुक्र की हुई, मरकरी और वीनस। और 9th हाउस में सैटर्न और मार्स की, सैटर्न और मार्स। 4 ग्रह आगे, बाकी? और 6th हाउस में मून, सन और राहु। जी, यहाँ सन
और राहु 3 4 7 और 10th हाउस में जुपिटर जी। और 12th हाउस में केतु। क्या पूछना चाह रहे हो जी आप? तो इसका मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसका ये कैसे, मतलब कि क्या इसका क्या होगा इसका? क्या क्या फल क्या होगा? फल तो हाँ पूछिए, तो क्वेश्चन तो पूछिए किस भाव का पूछ रहे हो, तभी फल फल निकालेंगे। ओवरऑल फल निकालना तो बहुत टाइम लगता है। आप प्रश्न पूछिए। इसका इसका करियर कैसे होगा और इसकी मैरिज करियर लाइफ कैसे होगी? करियर का और 2 ही मैरिज क्वेश्चन लाइफ। है। मैरिज लाइफ खराब है इसकी। अब करियर की बात आ रही है। करियर इसका जो जो रहेगा, अगर विदेश के साथ जुड़ जाएगा तो बढ़िया है, वरना जो इसका करियर होगा वो थोड़ा डावाडोल रहेगा, सीधा आदमी रहेगा, इसको चालाकी रखनी चाहिए। अब शुक्र मंगल की युति अच्छी है, अगर शुक्र मंगल के रिलेटेड कार्य करता तो करियर बहुत में बढ़िया क्या रहेगा। अगर हुआ, हाँ जी। अभी क्या बोला आपने? करियर इसका अगर ऐसा हुआ तो सुना, समझ नहीं पाई मैं। करियर इसका एवरेज रहेगा। यहाँ पर जुपिटर अगर ये द्वादश भाव के साथ जुड़ जाता है, कोई हॉस्पिटल का कार्य करता है, या विदेश चला जाता है, या किसी प्रकार का ऐसा कार्य करता है जिसके रिलेटेड इसको विदेश से जुड़ता है, तो ये इसका करियर अच्छा रहेगा। यहाँ पर वकील भी बन सकता है ये, तो भी करियर अच्छा रहेगा इसका। वरना इसके करियर में कोई ना कोई दिक्कत चलती रहेगी, अब तो इसका जुपिटर का उपाय करना। अगर इसका यहाँ पर देखा शुक्र और मरकरी इसका 5th हाउस में है, तो ये इसको यहाँ अच्छा फल देंगे कि खराब देंगे? क्या देंगे? मतलब शुक्र और मरकरी जो 5th हाउस में बैठे हैं, ये इसको अच्छा फल देंगे कि या खराब देंगे? अच्छा फल देंगे, अपनी अपनी दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। शनि और मंगल भी अच्छा फल देंगे। खराब करेगा जुपिटर। तो यहाँ जुपिटर ही है इसका जो अच्छा नहीं है। जुपिटर गलत है, दिशा का बल नहीं है, कैदी है जुपिटर, दक्षिण में कैद है, और सन और मून की युति अमावस्या का जन्म, ये भी खराब है इसका। ठीक है जी। और कुछ पूछना है? नहीं, बस एक्चुअली मेरे पास एक कुंडली आई थी कि इसका इसका डाइवोर्स हो चुका है और सेकंड मैरिज के लिए पूछना चाह रहा था ये मेरे को बंदा। सेकंड मैरिज इसकी ठीक जाएगी, पर अमावस्या का जन्म होने की वजह से इसका बंटाधार कभी किसी से तालमेल नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि मून भी तो इसका 6th हाउस में आ गया ना, 7th से अपने मैम, फार्मिंग में आपने आके। सेकंड मैरिज का क्वेश्चन किया ना जी। हाँ सेकंड हाँ। मैरिज हम सप्तम से भाग्य स्थान से देखेंगे ना। पॉइंट, इसकी हाँ मैरिज अच्छी, भाग्य इसकी युति तो बुध के साथ है ऑलरेडी, हाँ। तो तो इसके वहां तो मैरिज करता है तो चल जाएगी, ये चल लव जाएगी। मैरिज करेगा, ये लव मैरिज करेगा अगर इसकी सेकंड मैरिज होती है तो? क्योंकि मैंने इसको कर भी प्रेडिक्टेड लव मैरिज की थी इसको उस टाइम। कर सकता है, पर इसका मन डिस्टर्ब है तो कहाँ से कर लेगा लव मैरिज? क्योंकि यहाँ पर मन का भी रोल लेना पड़ेगा ना। मन तो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अकड़ू है, राशि सोच रखता है, झुकता नहीं। मन से राजा है ये, गुस्सैल है, और चंद्रमा अग्रेसिव डिस्टर्ब नेचर है। है इसका, हाँ अग्रेसिव नेचर है इसका तो। फिर और मंगल की जो दृष्टि है वो द्वादश भाव पे भी पड़ रही है, तो इसका हाँ मतलब इसका लड़ाई भी बेडरूम में रहती है। हो सकता है क्योंकि केतु भी तो वहां नहीं, बैठा है इसका। केतु बैठा है। मंगल की दृष्टि इसकी जो पड़ेगी चतुर्भाव पर। मैं समझा मंगल नवम 9th हाउस 5th हाउस में बैठे, और नहीं चतुर्भाव में बैठेगी तो राहु इसका कंट्रोल रहेगा, बट सर, यहाँ नहीं पर सर, भी ये मंगल की दिक्कत। चौथी दृष्टि भी तो जा ही रही है ना 12th वहां पे, तो फिर भी चौथी दृष्टि वो भी तो तो जा रही जाएगी जाएगी, वो तो वहां भी खराब करेगी, 8वीं दृष्टि चतुर्भाव को भी खराब करेगी।
मतलब इसको घर क्यों में भी हाँ, वहां पर मंगल की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, राहु की वजह से थोड़ा सा जो उसका बैड फैक्ट है उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है जी। और कुछ पूछना है जी इसके? इसका जो सेकंड मैरिज है, सेकंड मैरिज उसकी एवरेज रहेगी, ना कि बहुत बढ़िया रहेगी। इसको उपाय किस चीज का करना चाहिए? इसको जुपिटर का करना चाहिए सबसे पहले। जुपिटर को कहाँ लेके जाए? इसका भाई है बड़ा? नहीं। पिता भी नहीं है? हाँ, फादर भी नहीं है, बस मदर है शायद। मदर तो इसकी होगी कि जुपिटर की 9th दृष्टि भी तो जा रही है चंद्रमा पर। चलो ठीक है जी मैडम जी, यहाँ क्लास ओवर करें जी। ठीक है जी मैडम जी, नमस्कार जी सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। राधे राधे सभी को। गुड नाइट।